प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, शॉर्ट में आप पीजीबीपी बोल देते हैं। क्लास 3 लास्ट 2 क्लासेस में अपन ने सेक्शन 28 जो चार्जिंग सेक्शन है वो पढ़ा, स्पेकुलेशन का मीनिंग पढ़ा। करंट ईयर के अंदर बिजनेस हो, जरूरी नहीं, कभी कभी बिजनेस नहीं होता तब भी बिजनेस इनकम आ जाती है। जैसे कैश बेसिस पे अकाउंट बनाया, वो पुराना पैसा आ गया, पहले आया नहीं था। बेड डेट्स रिकवर्ड हो गए, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ने मशीन बेची तब जब बिजनेस बंद है तो भी बिजनेस इनकम। रिसर्च बंद है पर पास्ट में जितना राइट ऑफ किया वहां तक बिजनेस इनकम आ सकती है। चलो ये सब पढ़े, कुछ केसेस पढ़े। मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेक्शन 145 क्या कहता है, आप कैश बेस पे भी अकाउंट बना सकते हो और मर्केंटाइल बेसिस पे भी, लेकिन आपको इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्कीम जो 10 इसके सेक्शन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। वो चीज अपन ने पढ़ी। चलो ये सारा, और एक चीज मैंने बताई थी कि आप मेथड जो मर्जी लगाओ, कुछ चीजें ऐसी हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड फॉलोड, मेथड कौन सा है परवाह ना करो, वो चीजें ऐसी हैं कि आपको हर हाल में उनका ट्रीटमेंट वही करना पड़ेगा जो स्पेशल सेक्शन में लिखा है। जैसे कि VRS का खर्चा है सेक्शन 35 डबल DA 115 5 ईयर, सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 115 5 ईयर, आउटस्टैंडिंग बैंक का इंटरेस्ट, GST आउटस्टैंडिंग, सरकारी पेमेंट जैसे कि रेलवे का कुछ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF या ESI, ये रिटर्न की डेट तक पे करोगे तो अलाउड, वरना अलाउड नहीं। लेट होगे तो घबराओ मत, बेकार नहीं जाएगा। कब पे कर देना आप, नेक्स्ट ईयर पे करोगे, नेक्स्ट ईयर अलाउ हो जाएगा। आज क्या हो जाएगा, डिसलाउड। डिसलाउ मीन्स प्रॉफिट में इसे ऐड बैक कर दो। पढ़ा था अपने ये सारी चीजें। चलो फिर अपने को टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्टेन इनकम 145B की बात कर रहा है। 145B टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्टेन इनकम। क्या 145 पेज नंबर 6.4, अगर आपको एनहांस कंपनसेशन का इंटरेस्ट आएगा तो ये ना अदर सोर्स, एक्चुअल में 2 हेड ऐसे हैं बिजनेस और अदर सोर्सेज जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ पड़ा, सैलरी में ना, और ना ही कैपिटल गेन। वो तो कहता है सेट्स कब ट्रांसफर हुई, पैसे आए ना आए, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आया नहीं आया, मतलब उधार है चे आ गया, टैक्स सैलरी ड्यू होगी या रिसीव विचएवर इज अर्लियर। उनको मेथड ऑफ अकाउंटिंग का क्या लेना देना। मेथड ऑफ अकाउंटिंग का लिंक सिर्फ 2 हेड से है 5 में से, एक तो मेन बिजनेस और दूसरा क्या, अदर सोर्सेज। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिजनेस के चैप्टर में अदर सोर्सेज से रिलेटेड भी कई जगह दे रखी हैं, क्योंकि वो सेक्शन वहाँ भी लगेगा अदर सोर्सेज के अंदर। जैसे मैं एक सेक्शन बता रहा हूँ, आगे डिटेल में आएगा 40A3। ये सेक्शन कहता है एनी एक्सपेंडिचर इन अ डे कांट बी पेड बाय कैश और सिंपल क्रॉस चेक, नहीं किया जा सकता। 100% क्या हो जाएगा, इफ इट एक्सीड्स ₹10,000 इन अ डे, 10,000 से ज्यादा हो गया तो 100% क्या हो जाएगा, डिसलाउड। समझ गए, काम ही खत्म कर दिया कैश का। जैसे डेप्रीसिएशन में कहता था ना, मशीन ने 10,000 से ऊपर कैश नहीं खरीदनी वरना वो खर्चा क्या हो जाएगा, मशीन का डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। ये कहता है मान लो मैंने किसी को सैलरी देनी है 12,000 पे, मैं ये नहीं कह सकता ले भाई 12,000 कैश ना, कैसे देनी चाहिए मुझे, कैश और सिंपल क्रॉस चेक ना दो, अकाउंट पे ही चेक दो, अकाउंट पे ही लिख के, या RTGS करो, नेफ्ट करो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से, UPI ऐप के थ्रू, पेटीएम वगैरह,
कैसे मर्जी करो, कैश या क्रॉस चेक से नहीं देना 10,000 से ऊपर, वरना वो खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। अब इसने बड़ा बवाल मचा दिया इस पॉइंट ने। एक तरह से खर्चों की हेरा फेरी कम होगी। क्यों? पहले लोग पता है क्या करते थे, साल के एंड में देखा प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा है, साल के एंड में क्या करते थे, प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा है, चक्के 4 एम्प्लॉय डाल देते थे ऐसे ही, इधर चाचा ताऊ के लड़के हैं, बच्चे हैं, कोई उनकी डाल दी, पड़ोसी को पता ही नहीं मैं इनके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, उसका नाम लिखा और सैलरी डाल दी। क्या 25-25 हज़ार रुपये तनख्वाह दे दी जी, 20-20 हज़ार तनख्वाह दे दी। क्या फ़र्क पड़ता है, 20 हज़ार दे भी दोगे तो 240 पे भी टैक्स जीरो है। कोई पढ़ता है, अभी स्टूडेंट है, कोई 20 साल का लड़का बीकॉम करता है, उसका नाम चक्के डाल दिया, अभी उसको सैलरी देते हैं। क्या डिपार्टमेंट भी क्या प्रूव करेगा, नहीं देते, अगला पढ़ता है, साथ में नौकरी करता होगा, क्या बड़ी बात है, समझे। पढ़ता है, बताने की जरूरत भी क्या है। खर्चा अब डालो, अब कैसे डालोगे साल के एंड में, 10-10 हज़ार से ऊपर डाल नहीं सकते, यानी अब डालनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डाल पाओगे, 1-20, इससे ज़्यादा नहीं डाल पाओगे ना। तो अब वो काम थोड़ा मुश्किल हो गया। अब आप बंदे, आपको जी हम तो बंदे ही 25-30 दिखा देंगे, 10-10 हज़ार। डिपार्टमेंट के कभी इतना बड़ा स्टाफ, काम धंधा तो तू कहता है नहीं, 25 बंदे रखे हुए हैं तूने, मुश्किल हो जाएगा ना कहना ये चीज़ें, थोड़ा जस्टिफाई नहीं होगा ये चीज़ कि 25-25 बंदे रख रखे हों और सेल तेरी है नहीं, प्रॉफिट तू कहता है नहीं, बंदे फौज बटालियन तैयार कर रखे इतने बंदों की। तो उस हिसाब से तो दिक्कतें हो गई हैं। अब पहले क्या आता था, अब तो सरकार ने कह दिया कि कोई नौकरी करता है, मेरा फ्रेंड है अभी कनाडा गया है अभी थोड़े दिन पहले, उसने ना पहले कहीं जॉब करता था, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करता था, बीच में वो साल एक उसने जॉब छोड़ दी, प्रॉपर्टी बरनाला रोड पे खूब उनके पैसे वैसे हैं, काम वाम करता नहीं, दुकानों के किराए विराए आते थे, लेकिन वहाँ प्रोफाइल फाइल लगती है तो वहाँ दिखाना पड़ता है करता क्या था। अब वहाँ कैसे दिखाए भी, मैं तो घर बैठा था, प्रॉपर्टी अब नहीं आ रही हैं किराए, वो फाइल तो तैयार करनी पड़ती है ना कि तूने स्टडी की, उसके बाद ये किया, उसके बाद जॉब की, उसके बाद गैप में क्या किया, कहीं बिगड़ तो नहीं गया, वो सारी फाइल तैयार कर दी। तो मेरे पास आया, कहते यार तेरे अंडर जॉब दिखा दे। मैंने कहा जॉब तो मैं दिखा दूंगा भाई, मेरे अंडर काम करता है, लेकिन दिक्कत यह है तेरी, तू कह रहा है सैलरी मेरी दिखा भी, मैं 5-1 लाख 4 लाख लेता हूँ, वो कैसे हो सकता है, कोई दिखा ही नहीं सकता बैकडेट में, क्योंकि 10 हज़ार से ऊपर कैश डाल ही नहीं सकते। 25 हज़ार रुपये सैलरी देता हूँ मैं, कैसे कह दूंगा किसी को, कह सकता कोई? इनकम टैक्स कहता ला फिर चेक दिखा। चेक कैसे दिखाऊँ, बैकडेट के हर महीने के चेक, और मैं कहूँ जी सारा साल इकट्ठी होती रही एंड तक इकट्ठी हो रही है, ऐसे नहीं, थोड़ा लॉजिकल नहीं है कि डिपार्टमेंट के अच्छा वो ऐसे ही आके काम करके जाता रहा, तू इकट्ठी करता रहा सैलरी सारा साल, वो उसका दाना पानी कहीं और चलता रहा, वे सैलरी लेता नहीं था। जो एम्प्लॉय को तो कह दो 2 दिन लेट मिलेगी सैलरी, वो तूफान उठा देता है उसमें भी, और यहाँ आपको जी सारा साल सैलरी नहीं दी, लॉजिक नहीं है भी, आउटस्टैंडिंग दिखा दें, बाद में करंट डेट में चेक दे के कैश वापस ले लें। मतलब कहने का प्रैक्टिकली इस पॉइंट ने बड़ा परेशान किया लोगों को। 10 हज़ार से ऊपर अगर दे दिया तो वो खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, सारा जुड़ जाएगा, कभी अलाउड नहीं होगा, फिर बेकार। रिपेयर वाले को मैंने 13,000 रुपये कैश दे दिया, ये पकड़ भाई तेरा रिपेयर का बिल 13 कैश, डिसअलाउड, P&L में नहीं लिख सकते। लेकिन लोग बड़े शातिर हैं, छोटे मोटे खर्चे को पता क्या करते हो, वो आज 13 दे देंगे, बुक्स में कितना डाल देंगे, आज 6500 या 6000, कल फिर डाल देंगे 7000 और दिया है, तो वो अलग अलग एंट्री दिखा देंगे कि भाई अलग अलग डेटों की एंट्री है, एक दिन में 10 हज़ार से ऊपर एक खर्चा नहीं देना। हाँ बंदे अलग अलग हैं तो कोई बात नहीं, मैंने राम को दिया रिपेयर, मिस्त्री को 3000, शाम एक मिस्त्री है उसको 4000, अनिल मिस्त्री को 6000, तो अलग अलग हो गए ना, ये 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन होगी, 3 अलग अलग खर्चे हो गए, तो 3 उसको, 4 उसको, 7 उसको दे देंगे, अलाउड। सैलरी 4 लोगों को दे रहा हूँ, 4-4 हज़ार रुपये कैश महीने की, 16, कोई बात नहीं, अलाउड, अलग अलग ट्रांजैक्शन होगी ना। तो क्या P&L में अलाउड होगा, क्या अलाउड नहीं होगा, ये पढ़ना है। ये रूल अदर सोर्सेज में भी आएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें कॉमन है अदर सोर्सेज में भी, जो आप इनकम कमाओगे खर्चे करते वक्त वहां भी याद रखना कि 10 हज़ार से ऊपर कोई खर्चा कैश नहीं करना। क्लियर, झूठे खर्चे का खेल खत्म हो चुका सारा। आप पहले लोग रेंट डाल देते थे, रेंट दिया, आप डालो 10 हज़ार से ऊपर कैसे डालोगे, कैश डाल ही नहीं सकते, दिक्कत होगी ना। ये चीज चेक चाहिए,
या ऑनलाइन पेमेंट हो, सबूत है। डिपार्टमेंट तो आने वाले टाइम में चाहता है बंद ही कर दे, भी कैश देना ही नहीं, नोट रिजर्व बैंक में वापस जमा हो जाएंगे। जब कैश काम ही नहीं आना फिर करेंगे भी क्या। पर लेकिन अभी तो कैश चल रहा है और चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलेगा ना, क्योंकि देश में बहुत लोग इलिटरेट हैं, उन लोगों को क्या है बैंकिंग सिस्टम आता नहीं, तो वो तो कैश में ही चलेंगे, इसलिए कैश पैरेलल चलेगा। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है धीरे धीरे कैश लेस इकोनॉमी कर दें, यानी कैश कम से कम यूज़ हो, तो उतना ही फ्रॉड, टैक्स की चोरी, ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सरकार की कोशिश है। चलो, तो ये कहता है इसमें अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन received for many years, past years, करंट ईयर में मिला, जितना मिला वो सारा इन द ईयर ऑफ रिसीट, सारा जितना आया वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, सारा का सारा एक ही साल में टैक्सेबल होगा इन करंट ईयर ओनली। अभी एनहांस कंपनसेशन क्या होता है, देखो मान लो कोई जमीन जायदाद हुड्डा ने या डीडीए ने एक्वायर कर ली, होता है ना, सरकारें फालतू पड़ी जमीन को छीन लेती हैं, एक्वायर कर लेती हैं। या मान लो रेलवे ने कहा कि हमें यहाँ से ट्रैक निकालना है, रोड निकालनी है, कोई सड़क निकालनी है, कोई नहर निकालनी है, तो उसके लिए ज़मीन, किसी का घर, किसी की दुकान उठानी पड़ेगी ना। अब कोई बंदा कह दे नहर जहाँ मर्जी ले जाओ, मेरा घर यहीं रहेगा, तो क्या नहर ऐसे ऐसे चली जाएगी, ऐसे ऐसे, वो तो सीधा जाएगी। भैया तेरा घर क्या उठेगा, देश जरूरी है कि तेरा घर जरूरी है, उठा यहाँ से और पैसा ले। होता है ये फ्लाईओवर बना, शहर में बना ना फ्लाईओवर, इसके दोनों तरफ हॉस्पिटल है और है, बड़ी कंजस्टेड, अब भी कंजस्टेड है। सरकार ने एक तरफ की दुकानें तोड़ी, आगे से 8-8, 10-10 फुट तोड़ के पीछे कर दी। एक बंदा शॉकर, वो बाइक के शॉकर रिपेयर करता था, मैं जानता हूँ उसको, जाया करता था मैं उसके पास, उसकी दुकान 10 फुट गहरी थी, 8 फुट सरकार ने छीन ली, 2 फुट इतनी रह गई कि उसके अंदर वो खुद भी नहीं खड़ा हो सकता, सरकार ने छीन ली, खत्म ही हो गया। कहने का मतलब शटर लगाएगा, अंदर रखेगा क्या, दुकान 2 फुट है। सरकार ने 14 लाख रुपए दिए उसे, उस वक्त पैसे वैल्यू कम थी, लोगों ने केस डाला और पैसे लिए, एक सामा हॉस्पिटल था, केस डाला गया, आगे आगे पैसे लिया गया। तो एनहांस कंपनसेशन होता है, कोर्ट की परमिशन से पैसे और मिलते हैं। जज साहब मेरे गरीब को और दिलवाओ मुझे, कहता जी मेरे को पैसे कम मिले हैं। जज सारी बातें सुनता है, 8 साल लग गए, केस जीत गए आप, 8 साल बाद पैसा मिला। मान लो पिछले 8 साल के पैसे मिले, 8 साल पहले के 80 लाख, 80 लाख तो एनहांस कंपनसेशन मिला, प्लस इंटरेस्ट ऑफ पास्ट ईयर्स, मान लो 10 लाख वो मिला, कितने पैसे मिले, 90। इसको तो कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ूंगा, कितने वाली प्रॉपर्टी कितने में बेची थी, वो कैपिटल गेन आएगा। लेकिन ये अपने 50% सीधा लमसम डिडक्शन, सीधा 50% माफ करके, ये जो 5 लाख है ये किस चैप्टर में टैक्सेबल होंगे, टैक्सेबल अंडर, ये टैक्सेबल होंगे 5 लाख रुपए अदर सोर्सेज के अंदर। क्लियर, ये अदर, यानी ये वैसे तो कई सालों का है, आपको जी ये तो कई सालों का है सर, 1 साल में इनकम में आएगा। यस, ये सीधा रूल है, जिस साल ये बड़े हुए पैसे पे ब्याज आएगा, सही है ना। अगर उसी वक्त मिल जाता तो मेरे को बैंक का रख देता, ब्याज आता। अब मुझे इतना लेट मिला है, जज साहब मुझे इसका क्या दिलवाओ, इंटरेस्ट। तो कोर्ट क्या दिलवाते है इस पीरियड का आपको, इंटरेस्ट। जितना दिलवाएगा, जितने मर्जी सालों का हो, सीधा रूल है, आधा माफ कर दो, बाकी आधा किस में आने दो, अदर सोर्सेज। स्पेशल बोला हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में कि एनहांस कंपनसेशन जब भी आएगा उस पे जितना इंटरेस्ट आएगा वो कितने मर्जी सालों का हो, जिस साल आएगा उस साल अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ये कितना माफ होगा, ये वैसे अदर सोर्सेज का चैप्टर बता देगा मैंने एडवांस बता दिया है, 50% माफ होता है। क्लियर। और ये जो पैसा है ये कैपिटल गेन का चैप्टर बताएगा क्या करना है। सेक्शन बता देता हूँ नॉलेज के लिए, 45.5 है, वहाँ चलेंगे, वहाँ पढ़ेंगे इसका
बढ़े हुए कंपनसेशन का सेक्शन 45(5) है कैपिटल गेन में, एडवांस बता रहा हूँ, वहाँ पे करेंगे आप इसे। क्लियर? तो ये इंटरेस्ट कई बार डाउट होता है कि यार ये कई सालों का है, कई सालों का हो तो भी ये इनकम में क्या आएगा, जिस साल मिलेगा उस साल कितना आएगा, आधा। नेक्स्ट सेकंड कहता है एस्केलेशन इन प्राइस इन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट इंसेंटिव शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ईयर इन विच रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ इट्स रियलाइजेशन इज अचीव। सुनो, मैं एक बिल्डर हूं, बिल्डिंग बना रहा हूं, खर्चे कर रहा हूं, 2 साल हो गए बिल्डिंग बना रहा हूं मालिकों की, मालिकों से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर मेरे खर्चे इतने से ज़्यादा लगे, सीमेंट महंगा, लेबर महंगी, तो मैं तुमसे पैसे और लूँगा। कहते ये इनकम किस साल की मानी जाए, जिस साल ये पैसा मिलना फाइनल हो गया हो। यानी मालिकों ने मान लिया हाँ जी सर आपको दे देंगे, मालिकों ने मान लिया सर्टेन हो गया तो इनकम मान लो। या ये समझ लो अभी कोई कन्फ्यूजन है तो फिर वेट करो, जब तक हाथ में आएंगे नहीं हम उसे इनकम मानेंगे नहीं। क्लियर? होता है ना एस्केलेशन क्लॉज कि भाई कल को महंगाई बढ़ने से मेरे खर्चे ज़्यादा लगे तो जो खर्चे लगे मेरी कॉस्ट, जो आएंगे एक्स्ट्रा पैसे, वो मेरी क्या होगी, इनकम। वो किस साल की इनकम होगी, जिस साल ये अमाउंट फाइनल हो जाएगा। या तो मालिकों ने, कॉन्ट्रैक्टी ने कह दिया है कि हाँ फाइनल तेरे को दे देंगे, या आने की हाथ में वेट करो तब इनकम माना जाएगा। क्लियर? रियलाइजेशन की वेट करो। ऐसी सरकार का काम कई बार क्या होता है, अनाउंस करके छोड़ देती है सरकार। सरकारों के काम बड़े ढीले हैं, सरकारें तो बड़े बड़े नेता तो मुहूर्त कर करके 20 साल छोड़ देते हैं। ये सिरसा का जो फ्लाईओवर है ना, 20-25 साल पहले भी इसका इनॉग्रेशन हो गया था, 25 साल पहले, उसके बाद नहीं बना। ये इधर जो फाटक आता है इसका भी कई बार मुहूर्त हो लिया कि इसके नीचे अंडरपास बनना है, बना बुना कुछ नहीं। सरकारी काम ऐसे ही होते हैं, वो लगा के ना एक वो इनॉग्रेशन का वो स्टोन लगा के और फोटो खिंचा के बस यूं ही पड़ा रहता है, काम चलता है नहीं, यही होता है। तो इसलिए जब तक एक्सपोर्ट इंसेंटिव हाथ में ना आए उसे इनकम ना माना जाए। सरकारों का क्या कह दिया तेरे को देंगे, देंगे कह दिया देंगे, जब देंगे वेट करो, जब तक हाथ में नहीं आएगा उसे इनकम नहीं मानेंगे। सही है? आगे चलो। थर्ड पॉइंट कहता है अगर कोई सरकार की सब्सिडी या इंसेंटिव या गवर्नमेंट ग्रांट आनी है, जिस साल मिलेगी उस साल इनकम में आएगी, अगर वो पास्ट में इनकम में नहीं जुड़ी कभी तो। पर एक बंदे ने पता क्या किया, सरकार ने कह दिया तुझे एक्सपोर्ट इंसेंटिव देंगे, 2020-21 की बात है, उसने इनकम में जोड़ लिया वो कि कंफर्म है आएगा ही। कहता मैं तो मर्केंटाइल बेस पे बना रहा हूँ, इनकम में जोड़ दिया 20-21 में 2 लाख रुपए सरकार ने कहा दे देंगे, लेकिन 21-22 में कैश आया तो क्या दोबारा इनकम में जुड़ेगा? नहीं, वो प्रूव कर देगा कि ऑलरेडी टैक्स्ड है, इस पे ऑलरेडी क्या लग गया है, टैक्स। वैसे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा है वेट करो टिल द अमाउंट रियलाइज, जब तक हाथ में पैसा ना आए इनकम नहीं मानना चाहिए। 145(b) सेक्शन खत्म हुआ। समझ आया? 2 बातें बता रहा है, एक तो सीधा एनहांस कंपनसेशन का इंटरेस्ट जब आएगा उस साल इनकम मानी जाएगी, चाहे वो कितने मर्जी पुराने सालों का हो। और दूसरा रूल कि भाई अगर मान लो कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव या फिर कोई एस्केलेशन क्लोज आना है कॉन्ट्रैक्ट में, जब तक अमाउंट ना आ जाए वेट ही कर लो तो ज़्यादा बेटर है, टिल द रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट, या एस्केलेशन में टिल द कन्फर्मेशन, जब तक फाइनल ना हो जाए उसे इनकम मानना ठीक नहीं है। सही है? बोलो कोई डाउट? बोलो। यस। नेक्स्ट एक केस आया, केस का नाम याद रखना जरूरी नहीं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ टैक्स वर्सेस यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हुआ केस है। क्या हुआ? अंडर राइटर जानते हो कौन होता है? शेयर बिकवाता है। मान लो सपोज मैं अंडर राइटर हूं, मैंने गारंटी ले ली कि 1 लाख शेयर मैं बिकवाऊंगा, 1 लाख शेयर्स एट द रेट 100 ईच, मैंने कहा मैं बिकवाऊंगा, लोगों ने खरीदे ही नहीं, 80,000 खरीदे, पब्लिक सब्सक्रिप्शन कितना हुआ? पब्लिक सब्सक्रिप्शन 80,000 शेयर्स का हुआ, 20,000 शेयर क्या रह गए? 20,000 शेयर अनसब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय, कौन लेगा ये? अंडर राइटर। तो ये मुझे लेने पड़ेंगे शेयर, मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा? 20 लाख। अमाउंट पेड कितना कर दिया मैंने?
परेशान हूँ मैं, ऐसे धक्के से लेने पड़ गए। मेरा तो मूड था कि मैं बिकवा ही दूंगा, बढ़िया कमीशन खाएंगे। अब मुझे धक्के से क्या है 20 लाख रुपए के शेयर लेने पड़ गए। अच्छे नहीं होंगे ना शेयर, तो नहीं तो जनता भाग भाग के ले लेती। चलो, मुझे अंडर राइटिंग कमीशन मिला, रिसीव्ड ऑन अबव डीलिंग, ऊपर वाली डीलिंग में मुझे 3 लाख रुपए कमीशन मिला। अंडर राइटिंग कमीशन 3% मिला मान लो, या 2% लगा लो, चलो 2 लाख मिला। अब ऑफिसर क्या कहता है, सुमित तुझे जो 2 लाख रुपए मिला तेरी इनकम मान ले बिजनेस की, और जो ये 20 लाख के शेयर तेरी कॉस्ट मान ले, बेचेगा फिर इनकम आएगी, फिर बुला लेना, हमें फिर टैक्स लगा देंगे टैक्स। मैंने कहा सर मैं तो घाटे में हूँ, मैं तो डर रहा हूँ, पछता रहा हूँ, पंगा ले लिया। तुम कह रहे हो इनकम मान लो। सर मेरे लिए शेयर्स की कॉस्ट क्या मान लो, नेट कॉस्ट ऑफ शेयर्स टेकन। सर मेरे को 20 लाख के शेयर लेने पड़े, मैंने कैश दिया, 2 लाख का मुझे कमीशन आ गया सर, तो आप ये मान लो कि मेरे लिए शेयर की कॉस्ट क्या है 18, मेरी इनकम ना मानो सर, मेरे को तो लॉस दिख रहा है, फायदा थोड़ी है। मेरी कॉस्ट क्या मान लो 18, कल को मैं शेयर 19 में बेचूं तो 1 लाख गेन आ जाएगा, तब ले लेना टैक्स। 20 पे बेचूं तब 2 पे ले लेना, 21 पे बेचूं तब 3 लाख पे ले लेना, 18 लाख रुपए कॉस्ट मानो, इसलिए आज कोई टैक्स मुझ पे ना लगाओ सर, मैं तो घाटे में दिख रहा हूँ। ऑफिसर कहता ना शेयर खरीदना और बात होती है, कमीशन मिलना और बात होती है, ये तेरा कमीशन इनकम है, टैक्स लगाऊंगा। आप कहते हो अभी नहीं लगा सकते आप टैक्स, मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट ना को, आपका तो ये काम था बिकवाने का, मेरे पास कॉस्ट शेयर की कितनी मान लो 20 - 2 18, क्या कहते हो आप, क्या सही है? कोर्ट में क्या हुआ फैसला है, कोर्ट ने कहा ये नेट कॉस्ट वाली चीज सही है। देखा जाए तो बंदा जो है वो तो नुकसान दिख रहा है उसे, ये शेयर इतने अच्छे ही कहाँ हैं, ये तो घाटे में बिकेंगे, अच्छे होते तो पब्लिक ही ले लेती। तो सुमित के लिए कॉस्ट क्या माननी जाए 18, कोई 2 लाख का इनकम नहीं है। हाँ अगर ये शेयर अच्छे हैं तो कल को 18 नेट कॉस्ट मान ली, 20 के बिके तो तब दे देगा टैक्स, ये 19 के बिके तो लाख रुपए पे दे देगा, क्या पता 17 में बिके तो लाख लॉस फिर आ जाएगा। समझ गए? आज कोई इनकम ना माना जाए, ये कोर्ट की जजमेंट आई। समझ आया ये? बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट, लीगल वर्सेस इलीगल। इनकम टैक्स कहता है भैया लीगल हो या इलीगल हमें फर्क नहीं पड़ता, आपकी इनकम इनकम है, टैक्स दे चुपचाप, जैसे इलीगल है चाहे लीगल है। पर हां एक बात जरूर है, इलीगल इनकम पे टैक्स जरूर लगा देगा लेकिन खर्चे कम नहीं होने देगा। इलीगल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड, इलीगल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड। illegal expenses are not allowed to be deducted even out of illegal income also। समझ गए? इनकम टैक्स कहता है तूने स्मगलिंग की है, आपने कहा हाँ, क्या लगा टैक्स जोड़। क्या सर स्मगलिंग करते हुए 2 बार पकड़ लिया था वो बॉर्डर वालों ने, रेंजर ने, कौन को लाख लाख रुपए देके पीछा छुड़वाया। कहता फिर एक बार तो ईमानदार रेंजर मिल गया था तो कोर्ट में भी केस चल रहा है, वकील को दिए 1 लाख। सर स्मगलिंग से 20 लाख कमाया है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, पर कमाने के लिए 3 लाख खर्चा भी है। इनकम टैक्स कहता है 20 लाख रुपए तेरी इलीगल इनकम है ना, ठीक है, खर्चे भूल जा भूल जा भूल जा, टैक्सेबल इनकम में कितना जोड़ ले 20, यानी इलीगल खर्चे नाम की कोई चीज लेस नहीं होगी। आपको ये तो बड़ी नाइंसाफी है, जब इनकम पे टैक्स है तो खर्चे क्यों नहीं कम करते। इनकम टैक्स कहता तू खुद बताता है, कोई खुद बताता है जाके कि मैंने इलीगल इनकम कमाई है, कोई नहीं बताता। कहते ये हमारी मेहनत है जो हम ढूंढते हैं इलीगल वाली इनकम। कहता कौन बताता है, तू खुद चल के आता है इलीगल इनकम, फिर तेरे को कम करने देते। ये तो हमारी कोशिश है कि हमें एक्शन ले लेके बंदे ढूंढते हैं। सही बताऊँ ना, ये इनकम टैक्स वाले कुछ नहीं करते इलीगल काम ढूंढने का। क्या होता है, पुलिस वालों ने कोई बंदा पकड़ लिया जिसके रेड हुई तो घर से निकला 200 करोड़, पुलिस ने पकड़ लिया या सीबीआई ने पकड़ लिया 200 करोड़। कहते हैं कहाँ से आया, रिश्वत का माल है ये बंदा, क्या है कोई प्रेसिडेंट था किसी कमीशन का या किसका, उसमें पैसा कमाया।
तो 200 करोड़, वो पुलिस तो अपना एक्शन लेगी, जेल जूल में डालेगी, करप्शन के चार्ज। अगले दिन इनकम टैक्स पहुंच जाता है, कहते इससे हमने टैक्स भी लेना है। इनकम टैक्स पहुंच जाता है, कहता हमने इस पर टैक्स लेना, हमारा टैक्स दो, तुम पुलिस अपना काम करो, जेल डालो, जो करो, पर हमें तो मतलब किससे है? टैक्स से, हमने इस पर टैक्स लेना है। ये करता है। और इनकम टैक्स वालों के पास कोई मशीनरी नहीं है कि वो इलीगल वाली इनकम को ढूंढ सके, बहुत कम चांस है। जो इनकम है इलीगल या लीगल कोई फर्क नहीं, टैक्स लगेगा, पर इलीगल खर्चों को क्या कर दो? इग्नोर कर दो, भूल जाओ। ये इनकम टैक्स कहता है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट, ये फॉर्मेट की बात करता है। ऐसा है, फॉर्मेट का मतलब ये है, अगर तो आप बिजनेसमैन हो, सुनो, हाँ जी, आपका क्या बना होगा बिजनेसमैन हो तो? इन केस ऑफ बिजनेसमैन क्या बना होगा? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। और ट्रेडिंग पी एंड एल में आपने क्या है? जीपी निकाला होगा, फिर एनपी निकाला होगा। मान लो आपका एनपी 2,40,000 है। इनकम टैक्स देखता है कि आपके क्या क्या इनकम खर्चे हैं। जैसे आपने लिख दिया रेंट फ्रॉम हाउस 1 लाख आया, फिर आपने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 30,000 आया, फिर आपने खर्चे डाले स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, आपने डेप्रिसिएशन डाला, फिर आपने बनाया प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। मान लो ये 2 लाख है, ये 3 लाख है, ये 1 लाख है, बेड डेट्स का प्रोविजन 40,000 है। फिर आपने रिपेयर का खर्चा दिया इन कैश, कैश में रिपेयर का खर्चा दे दिया, कह रहा है 15,000। फिर कह रहा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सॉरी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये कह रहा है ये है 10,000 रुपये, ठीक। फिर कह रहा है वीआरएस की पेमेंट दे दी, वीआरएस की पेमेंट दे दी 30। ये कुछ मैंने चीज़ें अपनी ओर से लिखी फॉर्मेट समझाने के लिए। और मुझे कह रहा है, कहता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन नोट पेड, ये कब का बन रहा है? 1/4/21 से 31 मार्च 22 का। और मुझे कह रहा है इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन नोट पेड टिल फाइलिंग ऑफ आईटीआर। आईटीआर जाती है आम आदमी की 31 जुलाई को, जो भी 31 जुलाई आएगी, 4 महीने। और सीए साहब से ऑडिट होती है तो 30 सितंबर को आपकी ऑडिट रिटर्न जाएगी 31 अक्टूबर तक। यार कम कर दें। देखो क्या, देखो एक इसमें टॉपिक आगे आ भी जाएगा। ये हमें कह रहा है, ये कह रहा है आम आदमी की रिटर्न भरने की डेट क्या है? 4 महीने का टाइम मिलता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आराम से साल 31 मार्च को ख़त्म हो गया। 4 महीने कम में गया, 31 मार्च को साल ख़त्म हो गया। हिसाब किताब बनाने में 4 महीने कम थोड़ी हैं। अप्रैल दे दिया, मई दे दिया, जून दे दिया, 31 जुलाई तक हिसाब करके जो इनकम आएगी प्रॉफिट एंड लॉस बना के टैक्स भर दो। और अगर सीए से ऑडिट होनी है, सीए से ऑडिट होती है जिन दुकानों की सेल 1 करोड़ रुपए साल से ज़्यादा है, या फी आप प्रोफेशनल हो 50 लाख पर annum से ज़्यादा है, तो यू हैव टू गेट ऑडिट फ्रॉम सीए, यू हैव टू गेट ऑडिटेड योर अकाउंट फ्रॉम सीए। ऑडिट किससे करवानी पड़ेगी? सीए से ऑडिट करवानी पड़ेगी। क्लियर? और सीए से ऑडिट होगी तो आईटीआर की डेट क्या होगी? आईटीआर की ड्यू डेट जो होती है वो 31 अक्टूबर हो जाएगी। वैसे ऑडिट की डेट जो होती है वो 30 सितंबर होती है। 30 सितंबर तक सीए साहब से ऑडिट करवा के रिटर्न 1 महीने के अंदर अंदर यानी 31 अक्टूबर तक भर दो। रिटर्न भरने की डेट की बात करूं तो 31 अक्टूबर है ऑडिट केस में। वैसे सीए को ऑडिट कब तक पूरी करके देनी होती है? 30 सितंबर। पहले मैं ऑडिट कर रहा हूं, मान लो ऑडिट करके दूंगा, फिर बंदा चाहे उसी दिन भरे चाहे 4 दिन रुक के रिटर्न भरे, उसे रिटर्न भरनी है 31 अक्टूबर तक, ठीक। और ऑडिट केस नहीं है तो रिटर्न कब तक भरनी है? जुलाई तक। रिटर्न की डेट तक मैं कह रहा हूं बैंक का ब्याज भरा ही नहीं
तो कौन सा सेक्शन 43B क्या कहता था कि कुछ खर्चे रिटर्न की डेट तक पे करोगे तो अलाउड, वरना अलाउड नहीं। तो आप मुझे बताओ, यहां से प्रॉफिट लेके चलता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। पीजीबीपी की कंप्यूटेशन कैसे होगी देखना। नेट प्रॉफिट लेके चला, कितने रुपए, 240 नेट प्रॉफिट। आप बताओ क्या ये बिजनेस की इनकम है क्या दोनों? ये किस चैप्टर की इनकम है? हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज। लेस करो, नॉन बिजनेस इनकम। जो बिजनेस की इनकम नहीं है उनको निकाल फेंको। जैसे रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर की इनकम है, वहां जाएगी, ना कि बिजनेस की। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये किस चैप्टर की इनकम है? अदर सोर्सेज, ये हाउस प्रॉपर्टी। लेस करो, बिजनेस की इनकम नहीं है। ऐड करो डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब वो खर्चे जो P&L में लिखे गलत हैं, अलाउड नहीं। पढ़ो कौन कौन से। बिजली, पानी बिल, डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए, वो सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग। अगर मैं कहूं कि सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग ब्लॉक सिस्टम से डेप्रिसिएशन 80,000 बनता है और आपने कितना लगाया है, 1 लाख, यानी ये कह दे पेपर में डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो 80,000 बनता है। तुमने कितना लगाया है, 1 लाख, तो ये फालतू है। एक्सेस डेप्रिसिएशन जोड़ो वापिस, 1 लाख माइनस 80 डिसअलाउड हो गया, ये खर्चा नहीं। उल्टा भी हो सकता है, मान लो बनता 110, आपने कम लगाया लाख, तो 10 लेस कर लो ना, ठीक कर लो। आगे चलो। रिपेयर कैश बेड डेट्स का कोई भी प्रोविजन इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता, याद रखना। ऐड करो प्रोविजन, इनकम टैक्स कहता है बेड डेट्स हो जाए तो लिखो, लेकिन प्रोविजन फॉर बेड डेट्स नॉट अलाउड। कितने का है? रिपेयर कैश में क्यों दी? रिपेयर इन कैश पंगा हो गया, क्यों दी? सेक्शन 40A3 कहता है 10,000 से ऊपर एक साथ क्यों दिए। अगर ये लिखा नहीं है ना एक साथ दिए कि अलग अलग दिए, एक साथ मानो, वरना ये देने की कोई लॉजिक ही नहीं। अगर ये थोड़े थोड़े करके अलग अलग दिन दिए तो ये ठीक है फिर, पर ये देने की जरूरत नहीं थी, तो आप अज्यूम करो इकट्ठे ही दिए हैं। और ये बैंक का ब्याज 43B कहता है गलत है। सेक्शन 43B कहता है इंटरेस्ट नॉट पेड टिल ITR डेट डिसअलाउड। लेकिन इसका बेकार नहीं जाएगा, जब पे करोगे तब अलाउ हो जाएगा। बताया था ना 145B के अंदर, 145A के अंदर कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अपना ही असूल है, रिटर्न की डेट तक भरोगे अलाउड, वरना नहीं। क्या क्या है उसमें? बैंक का इंटरेस्ट, सरकार की पेमेंट जैसे रेलवे का किराया वगैरह ऐसा, या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू, एम्प्लॉयर का अपने हिस्से का कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें, RPF में या एम्प्लॉई इंश्योरेंस प्लान में, ESI वगैरह में, या कोई GST वगैरह हो, या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट। याद रखना ये इंटरेस्ट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है। मेरे दोस्त से मैंने लोन ले लिया और नहीं दिया इंटरेस्ट तो अलाउड अगर मैं मर्केंटाइल बेसिस पे अकाउंट बनाता हूं तो, लेकिन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अलाउड नहीं होगा, पेड बेसिस पे अलाउड होगा। तो ये जोड़ दो। ये VRS 30 है, मान लो ये पूरे ही पैसे हैं, तो ये कितने डिसअलाउड हो जाएंगे? 35 DDA VRS कितने? ये 30 है, 4/5 वापिस जोड़ दो, 6,000 अलाउड होंगे, बाकी के 24 वापिस जोड़ दो डिसअलाउड, 6,000 अलाउड होंगे बस, बाकी डिसअलाउड, क्योंकि ये 1/5 5 साल में अलाउड होंगे। तो अलाउड VRS एक्सपेंस इन करंट ईयर, करंट ईयर में कितना अलाउड होगा? तो आप कहेंगे जी 30,000 का 1/5 कितना अलाउड होगा? 6,000। आपने 30 पूरा डाल रखा है तो 24 वापस जोड़ो। तो इस तरह से PGBP आएगी, गलतियां ठीक करके। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जब भी मैं कह रहा हूँ अलाउड डिसअलाउड, तो वो क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्या बिजनेस का खर्चा अलाउड है तो ठीक है, जैसे सैलरी, बिजली का बिल, डेप्रिसिएशन। कुछ डिसअलाउड है तो वापस जोड़ दो। कोई बिजनेस की इनकम है तो ठीक है, जुड़ी है। अगर बिजनेस की नहीं तो क्यों जुड़ी है, उसे क्या कर दोगे? लेस। ये देखो
तो जाके सही बिजनेस का प्रॉफिट आएगा, जिस पे आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। अगर कोई बिजनेस की इनकम रह गई है जोड़नी, मैं कह रहा हूं आपको कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई गिफ्ट आया, कमीशन आया, रह गया तो जोड़ लो। कोई खर्चा लिखना रह गया बिजनेस का, लेस कर लो, उसमें क्या है, भूल गए, लेस कर लो। तो आपको सही बिजनेस की इनकम निकालनी है। फॉर्मेट ये मैंने आपको बताया, क्या अलाउड क्या डिसअलाउड। क्लियर। एक बात सुनो, मैंने किसी से माल उधार खरीदा, उस बंदे ने मेरे को 5,000 रुपये छोड़ दिए, कहता लाइबिलिटी फोरगोन सुमित, छोड़ दिए 5,000, तो ये मेरी इनकम होनी चाहिए। हाँ, जब माल खरीदा था तो परचेज खर्चे में आ गई थी, अब क्रेडिटर ने मुझे पैसे छोड़ दिए, फोरगो कर दिए, तो ये क्या है, मेरी इनकम। तो बता रहा है ये बिजनेस की इनकम है। किसी ने आपकी ट्रेडिंग लायबिलिटी छोड़ दी, जैसे क्रेडिटर ने डिस्काउंट दे दिया वैसे, तो इनको ठीक कर लेना है। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं ना, वो तो ट्रेडिंग P&L नहीं बनाते, वो तो क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर प्रोफेशनल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है तो वहां से सरप्लस उठाओ, ऐसी एड लेस करके कर लो उसको भी। लेकिन अगर प्रोफेशनल के केस में दे ही नहीं रखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसने क्या दे रखा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन। तो ऐसा है, जब आपको खुद बनाना है तो पहले गलत बना के अकाउंटेंसी वाला, फिर उसको ठीक करने की क्या जरूरत है, पहले से ही कौन सा बना लूं। ये तो गलत प्रॉफिट था, मैंने उसे उठा के ठीक कर लिया। अगर मुझे ये बनाया ना दिया होता, मुझे बनाना होता, तो मैं बनाई कैसे लेता, जीपी में ये दोनों ना जोड़ता, ये खर्चे जो गलत है ना काटता, सही बना लेता। अब ये बना हुआ है गलत वाला, उठा के क्या कर लिया, ठीक कर लिया। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि रिसीट एंड पेमेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे ही नहीं रखा, तो क्या पहले मैं गलत बनाऊं फिर ठीक करूं ना। पहले ही आप छांट के कौन सी इनकम ले लो, प्रोफेशन की इनकम ले लो, और क्या ले लो, लेस प्रोफेशन के एक्सपेंसेस ले लो। ठीक, तो बस क्या आ जाएगी, PGBP आ जाएगी। ये होता है, प्रोफेशनल इनकम ले लो, लेस प्रोफेशन के एक्सपेंसेस ले लो। क्लियर, छांट लो। जैसे डॉक्टर साहब हैं, उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ तो गलत प्रॉफिट को, सरप्लस को ठीक करूं, बना ही नहीं हुआ, आपको कह दिया बनाओ, तो आप छांट के कौन सी चीजें ले लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ना बनाओ, ऐसे बना लो वर्टिकल, छांट लो। डॉक्टर साहब की बिजनेस की इनकम कौन सी है, कंसल्टेशन फीस, ऑपरेशन फीस, घर जाके देखता है, विजिटिंग फीस। पुराने टाइम में घर जाके डॉक्टर देखते थे ना, पैसे एक्स्ट्रा लेते थे। ये यहाँ जो 200 रुपये एंट्री है चेक करने का, या स्पेशल चेक करने का 400, घर आएगा डॉक्टर तो 500 रुपये ऐसे। आजकल तो 2,000 भी दे दो, 5,000 भी दे दो, डॉक्टर नहीं आता, कहता है एम्बुलेंस भेज देता हूँ डाल के ले आओ, वो नहीं आता। ऐसे ही होता है, जाता है डॉक्टर कभी किसी के घर में। पुराने टाइम में याद है, हम लोग भी आस पड़ोस दिक्कत होती थी, भाग के डॉक्टर बुला के लाते थे, बड़े बड़े डॉक्टर भी आ जाते थे, MBBS MD बिठा के ले आते थे लोग बाइक पे, गाड़ियाँ कम चलती थी, और डॉक्टर 500 रुपये स्पेशल फीस लेता था, वैसे 100 रुपये लेता था वहाँ। अब तो जितना जोर लगा लो, डॉक्टर कहता है मेरा स्टैंडर्ड डाउन होता है भैया, यहीं ले आओ, एम्बुलेंस भेज देता हूँ, मैं नहीं आता। ऐसे ही होता है। चलो, अगर डॉक्टर जाता है घर पे तो विजिटिंग फीस लेता है, OPD लेता है, कंसल्टेशन फीस, ऑपरेशन फीस, डॉक्टर को पेशेंट से गिफ्ट आ गए वो, ठीक। डॉक्टर कोई अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही कोई सेमिनार लगाता है, होता है ना, कई ये डॉक्टर क्लब वगैरह वाले प्रोग्राम करते हैं, सेमिनार में जाता है तो उसको पैसे देते हैं, वो दुनिया को नहीं बताते, डॉक्टर पैसे ले रहा होता है बहुत बार उनसे, कैंप कुंप के पैसे ले रहा होता है। थोड़े दिन पहले कोई आई स्पेशलिस्ट कह रहा था कि कैंप में गया, तो मैंने उनसे पूछ लिया, सर आप कभी किधर कैंप लगाते हो, क्या रेम्यूनरेशन, कहता हाँ मैं 10,000 रुपये लेता हूँ कैंप लगाने का, मतलब पूरा दिन मैं वहाँ पेशेंट अटेंड करूँगा, क्लब वाले कहाँ से दान चंदा इकट्ठा करें, मेरे को 10,000 रुपये देंगे वो। मतलब अगर कोई भी इनकम आती है तो ये डॉक्टर की इनकम है। खर्चे क्या होंगे डॉक्टर के, स्टाफ की सैलरी, डेप्रीसिएशन, बिजली पानी का बिल वगैरह, ये सब लेस हो जाएगा। तो आप प्रोफेशनल इनकम लेस प्रोफेशनल खर्चे करके क्या आ जाएंगे, PGBP की इनकम पे आ जाएंगे। सही है, फॉर्मेट बताया, बाकी तो ये चीजें अभी पढ़ के पता लगेगी, कहीं आप टेंशन में हो बेड डेट्स का प्रोविजन कहाँ, तो पढ़ा तो है नहीं, अलाउड है कि नहीं, और ये VRS अभी तो 43 भी पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे ना, चैप्टर यही तो है, यही तो चैप्टर बताएगा क्या आना है P&L में अलाउड और क्या अलाउड नहीं है। क्लियर।
तो फॉर्मेट आपको पता लग गया, 43 भी मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 28 क्या था? चार्जिंग सेक्शन। अब आ जाओ सेक्शन 29 पे। सेक्शन 29 कहता है बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम निकालते वक्त सेक्शन 30 से 43D तक के सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। धीरे धीरे सारे पढ़ेंगे अपन, पर ICAI ने काफ़ी सेक्शन बीच में से उड़ा दिए हैं, तो जो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पढ़ेंगे। तो सेक्शन 30 से लेके 43D के बीच में सारे रूल लगा के ही बिजनेस की इनकम निकलेगी। उसमें कई तो खर्चे के सेक्शन हैं। सेक्शन 30 से 36 धीरे धीरे पढ़ूंगा, जो किन की बात करते हैं? एक्सपेंडिचर की। जैसे सेक्शन 30 बताएगा लैंड एंड बिल्डिंग के खर्चे, 31 प्लांट एंड मशीनरी के खर्चे, 32 डेप्रिसिएशन, 33 हटा दिया सिलेबस में टी डेवलपमेंट कॉफ़ी इस तरह, 35 साइंटिफिक रिसर्च का है, 36 अदर डिडक्शन का है, 37 जो खर्चे अलाउड डिसअलाउड की बाइफर्केशन करता है। ठीक, वो मतलब सारे सेक्शन धीरे धीरे इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं, सेक्शन के साथ पढ़ेंगे ये सारा चैप्टर। ओके, 37 सेक्शन बताएगा कुछ अलाउड और कुछ डिसअलाउड खर्चों की बात, 30 से 36 अलाउड एक्सपेंसेस की बात बताएंगे। बट ये सेक्शन के साथ सारी चीज़ें पढ़ लूँगा मैं, लेकिन एक हेडिंग है नीचे पढ़ना। सेक्शन 29 क्या कहता है? सिंपल सी बात कहता है कि चैप्टर में आगे 30 से लेके 43 के बीच में सेक्शन है, वो पढ़ोगे, उनको यूज़ करके आप बिजनेस की इनकम निकाल पाओगे, बस ये बात है। वैसे बिजनेस लॉसेस एक्सप्रेसली अलाउड, ये क्या है? बिजनेस लॉसेस एक्सप्रेसली अलाउड। कई बार ना ऐसा डाउट होता है क्या ये लॉस आना चाहिए P&L में, तो वो क्लियर कर रहा है आएगा। P&L में लॉस अलाउड होगा। कौन सा लॉस है जो P&L में अलाउड होगा? देखो, बिजनेस लॉसेस एक्सप्रेसली अलाउड, यानी ये वो लॉस है जो P&L में, यानी कि कैन बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट कहता है, लिख लो तुम P&L में कौन कौन से लॉस। पहला, लॉस ड्यू टू थेफ्ट और फायर और अदर रीजन। दुकान के माल की चोरी होगी, 4 लाख का माल चोरी करके ले गए शटर तोड़ के, क्या ये नुकसान P&L में आएगा? आएगा। आग लग गई दुकान पे, 4 लाख रुपए, 5 लाख का नुकसान हो गया, क्या ये P&L में आएगा? आएगा। फ्लड आने से दुकान का नुकसान हो गया, आएगा P&L में? आएगा, अलाउड है। कई बार डाउट हो ना, यार ये रूटीन की चीज तो है नहीं ना, आएगा, P&L में अलाउड है। सेकंड, लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस और डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय। हमारा कैशियर पैसे लेके फरार है, ढूंढते फिर रहे, 5 लाख रुपए लेके फरार हो गया, भाग गया, नेपाली था, नेपाल चला गया, कहाँ से लाओगे उसे 5 लाख रुपए? गए, तो ये लॉस आएगा P&L में? आएगा, आएगा। नेक्स्ट, लॉस ड्यू टू रिपेमेंट ऑफ लोन एज अ श्योरिटी। गारंटी दे दी आपने किसी को, होता ना, देखो दुकानदार की गारंटी देता है जगह जगह। मेरे पड़ोसी ने किसी से माल उधार खरीदना था, वो क्रेडिटर कहता है जी गारंटी दिलवा किसी की, वो मेरे पास आ गया, कहता भाई साहब आप गारंटी दे दोगे मेरी? मैंने कहा दे दूंगा, चल 2 लाख रुपए तक की मेरी गारंटी। लिमिट लगा लेना, पता लगे उस वो तो बर्बाद हो, साथ में आप भी बर्बाद हो जाओ, लिमिट लगा लेना। पढ़ा था ना अपने कैपिंग, मैक्सिमम सीलिंग लगा लेना, कहीं वो बहुत बड़ा अनलिमिटेड गारंटी दे दो। पढ़े तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गारंटी, कॉन्टीन्यूस गारंटी, फिक्स गारंटी, पर्टिकुलर। चलो 2 लाख की मैंने गारंटी दे दी, लेकिन वही प्रॉब्लम, पड़ोसी ने पैसे नहीं दिए, सामने वाला मुझसे लेने आ गया, तो मैंने भरे, क्या करूं? भरने पड़ेंगे। तो क्या ये P&L में अलाउड है? यस। इनकम टैक्स ये नहीं कहेगा गारंटी दी क्यों थी, तो भैया व्यापार में कर चलता रहता है, कभी हम किसी की गारंटी देते हैं, कोई हमारी गारंटी देता है, चलता रहता है, अलाउड है। नेक्स्ट, फॉरफीचर ऑफ एडवांस डिपॉजिट एज अ सिक्योरिटी। अब सुनो ये क्या है, मान लो आपने बिजनेस डील कर ली, व्यापार में डील कर ली, बाद में माल लेने का मूड नहीं है, तो वो एडवांस वापस आता है? नहीं, डूब गया, क्या ये अलाउड होगा P&L में? अलाउड होगा, होता है। और कभी कभी सामने वाला केस डाल देता है और भी पैसे देने पड़ सकते हैं आपको, ये सब P&L में अलाउड है। समझो बात को। मान लो ऐसा था कि मेरा काम ना, ये चलो ये चेयर का है, सुना ध्यान से, मेरा बिजनेस है ये स्टील की चेयर का।
मैं ये चेयर 1000 रुपये में डील करता हूँ, किसी के से 100 चेयर लेने का, लाख रुपए की डीलिंग होगी, मेरी आगे 1200-1300 में बिक जाएगी। मैंने 1 लाख रुपए की 100 चेयर बुक कर ली, 1000 रुपये 1 लाख रुपए, मैंने 10,000 रुपये एडवांस दे दिया, 10 रुपये पर चेयर सामने वाले सप्लायर को एडवांस दे दिया, ठीक है। थोड़े दिन बीते, 90 और दिन है ना 100 चेयर के लिए, थोड़े दिन बीते, मेरा आमना सामना एक और व्यापारी से हो गया। वो व्यापारी मुझे सेम ऐसी चेयर, बिल्कुल कॉपी, बिल्कुल सेम, यही सब कुछ मुझे 75,000 रुपये में दे रहा है। मैं हैरान रह गया, अच्छा मैंने तो लाख रुपए की लेने की बुकिंग की, यहाँ 75 की मिल रही है। मैं ऊपर उसको कहता हूँ सॉरी यार, पर मैं तो डील कर चुका हूँ यार, मैं तो डील कर चुका हूँ, मेरे को तो उधर से लेनी पड़ेगी। वो दूसरा व्यापारी कहता है सुमित सर आप ले लो 75,000 में, 10 वो डूब गए तो भी तो 85,000 ही होगा, अब ले लो सर। अगर आप 10,000 वहाँ डूब जाएंगे, 75 मेरे को दोगे तो चेयर कितने में मिल जाएगी आपको? 85,000। मैंने ऐसा ही किया, मैंने दूसरे वाले से चेयर ले ली। 10,000 रुपये वो क्या है, मेरे लॉस हो गए। क्या ये लॉस ऑफ सिक्योरिटी P&L में आएगा? आएगा। फायदा ही हुआ है बिजनेस का, इससे चलता रहता है, ऐसी सिक्योरिटी फॉरफिट होती रहती है, तो कहाँ आएगा ये? P&L। अब ठहरो, सामने वाला केस भी डाल सकता है कभी कभी, अगर तो उसकी चेयर बिक नहीं, आगे चेयर का क्या बिक जाएगी, फिर तो वो खुश है, कहता 10,000 फ्री में बन गए, समझ गए। लेकिन मान लो किसी के, मान लो मुहूर्त के कार्ड हों या शादी के इनविटेशन कार्ड हों, मान लो राम नाम के आदमी की शादी है, उसने शादी के कार्ड छपवा लिए, एक कार्ड 50 रुपये पीस, 1000 कार्ड 50,000 के, सामने वाले को 5,000 रुपये एडवांस दे आया। फिर उसका मूड बन गया यार ये ना कार्ड अच्छे नहीं, इससे बढ़िया कार्ड मिल रहा है 30 रुपये का, कहीं वहाँ से छपवा के बांट भी दिए। पहले वाली प्रेस वाला छापे बैठा है बेचारा, उसका फ़ोन आया शादी के 3-4 दिन पहले, क्या भाई साहब कमाल होगी, शादी शुदी लेट तो नहीं होगी कहीं? ना कि कार्ड नहीं लेने आए, हम 2 दिन हो गए, हमने तो बना रखे हैं, 45,000 रुपये दो और कार्ड ले जाओ, बाकी के 5 आए हुए हैं। वो जिसके घर में शादी कहते नहीं आते, कहते क्या हो गया, क्या कार्ड बन लिए, बट गए और किसी से, तेरे पास नहीं आते। वो कहता मतलब, कहता तू महंगे लगाता है, बढ़िया नहीं देता, हमें तो सस्ते कार्ड मिल गए, हम तो कहीं और से लेके हमने बांट बटा भी दिए, रख तू ही कार्ड। वो बेचारा घबराया फिरता है, और वो कार्ड किसी के और चल देंगे, उस कार्ड पे किसी और की शादी हो जाएगी। सोचो आप, कार्ड कोई ऐसी चीज थोड़ी है, वो तो वेस्ट है। क्या उसने 5,000 से खुश है वो? ना ना, उसके तो बड़े लगे हुए, आधी आधी कमाई होगी तो भी बड़े लगे हुए हैं। उसने केस ठोक दिया कोर्ट में आपकी दुकान पे, चलो शादी का कार्ड ना पर्सनल मैटर हो जाएगा, वो हटा दो, दुकान का मुहूर्त का कार्ड बना लेते हैं, क्योंकि वो तो बिजनेस का खर्चा है। तो वो कहते हैं सर ये मुहूर्त के कार्ड लेके नहीं जा रहे, या दुकान के विजिटिंग कार्ड है लेके नहीं जा रहे आप। केस ठोक दिया, जज ने कहा सारी गलती बार की है, तू और भर 8,000 रुपये, 10,000 और भरने पड़ गए, तो वो भी कौन सा है, इस तरह का कुछ भरना पड़ गया, तो ये क्या होगा, बिजनेस में अलाउड होगा? होगा, चलता रहता है। व्यापार करोगे तो ये चीजें नहीं है, ये बिजनेसमैन को फेस करनी पड़ती हैं चीजें। व्यापार में ऐसा होता है कि कई बार केस हो जाते हैं ऐसे, ये बिजनेस का खर्चा है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, सही है। 2 चीजें हैं देखो, एक तो एडवांस फॉरफिट कर दिए, वो तो गए, वो तो बिजनेस में अलाउड है ही है, प्लस बंदा उससे सब्र नहीं कर रहा, कहता मेरा लॉस ज़्यादा है, अब वो केस ठोक देता है, तो वो नुकसान देना पड़ा, वो भी बिजनेस के अंदर आएगा। कंपनसेशन यस आएगा, अलाउड है। किसी आदमी को नौकरी से पहले निकाल दिया टाइम से, कोई आदमी ना हमारे बंदों को भड़काता रहता है, लीडर बनता है वो खुद, सबको इकट्ठा करके और लेक्चर देता रहता है, भड़काता रहता है, कहता है जी हम आवाज़ उठाएंगे, हक मांगेंगे अपना। ये मालिकों को सब खबर होती है, चमचे बीच में ही होते हैं उनके, तो उनको सारी खबर है बंदा खराब कर रहा है। उसे बुलाया, मालिकों ने कहता भी अपना हिसाब कर ले, छुट्टी तेरी। वो कहता मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपने कहा वैसे तुझे करना है कोर्ट के थ्रू तो कर ले, बाकी तेरे को मुंह बंद करने के पैसे देते हैं। रिश्वत नहीं कह रहा मैं भैया, उसका हक है, उसकी जॉब ऐसे कैसे निकाल दोगे, बड़ा पुराना एम्प्लॉई है, उसे क्या देना पड़ता है, टर्मिनेशन पे कंपनसेशन। ये अलाउड है, चलता है बिजनेस में। प्री मैच्योर टर्मिनेशन में क्या देना पड़ता है, कंपनसेशन। अलाउड है, अलाउड है। तो पढ़ो, यहाँ लिखा है, पढ़ो। एडवांस फॉरफिट के बाद किसी एम्प्लॉई को कंपनसेशन दिया, अलाउड है, यस। किसी बैंक में आपके पैसे पड़े थे, बैंक ही डूब गया, बिजनेस के पैसे डूब गए, क्या ये अलाउड है P&L में, यस। दिन तो वैसे ही हैं कि ये भी हो सकता है कि बैंक भी फेल हो जाए,
पैसे रखे कहाँ, घर में रखो चोरी हो जाते हैं, और बाकी बच गए तो इनकम टैक्स वाले नहीं छोड़ेंगे। बैंक में रखोगे तो बैंक फेल हो सकता है। करोगे आप अपना एंजॉय कर लो बस, फिर काम ही ना आए तो फायदा क्या। तो चलो, बैंक भी फेल हो सकता है, याद रखना। ये नुकसान कहाँ जाएगा, P&L में। नेक्स्ट, लॉस हो गया, बैंक इंसॉल्वेंट हो गया। फॉरेन एक्सचेंज महंगी सस्ती हुई, दो बातें हैं। मैंने डेप्रीसिएशन के वक्त क्या बताया था, मशीन उधार खरीदी, मशीन काउंट डेबिट टू फॉरेन वेंडर, वो $1 लाख की खरीदी, तब डॉलर 70 रुपए का था, 70 लाख। जब पेमेंट करने का टाइम आया, डॉलर बढ़ के कितने का हो गया, 75, 5 लाख का। ये नुकसान कहाँ जाएगा, मशीन में ही जोड़ दो। मशीन काउंट डेबिट 5 लाख टू फॉरेन वेंडर 5 लाख, यानी वेंडर को 75 देने हैं ना, एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज महंगी होगी, तो आप डॉलर 75 का होने की वजह से ये नुकसान जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वेंडर को, किस में जोड़ लो, मशीन, क्योंकि वेंडर किस चीज का है, मशीन खरीदी थी। बट मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसमें, मैं ये कहता हूँ कि अगर दुकान का परचेज किया है, गुड्स परचेज किया दुकान का, वो महंगा सस्ता हो गया, तो ये फायदा नुकसान कहाँ जाएगा, P&L। परचेज कहाँ ही थी, 70 लाख का माल खरीदा था, $1 लाख का परचेज, दुकान का ट्रेडिंग अकाउंट में 70 लाख आया, परचेज काउंट डेबिट टू क्रेडिटर 70 लाख। लेकिन जब डॉलर लाख देने लगे, डॉलर बढ़ के 72 रुपये का हो गया, 72 लाख देने पड़े, तो 2 लाख रुपए नुकसान कहाँ डाल दो, P&L, क्योंकि परचेज 70 की जगह 72 होती, तब भी तो खर्चे में 72 आता ना। तो ये मशीन वाला, मशीन उधार खरीदी, उसके अगेंस्ट पैसे हैं, तो किस में जुड़ जाएगा, मशीन में। लेकिन ये दुकान का सामान खरीदा है, तो ये नुकसान कहाँ आएगा, P&L। एक और से, कोई आपकी बिजनेस की एसेट पे कब्जा करना चाहता है और आप छुड़वाना चाहते हो। एक दिन आए, आपने देखा कि दुकान के अंदर तो कोई और बैठा है, हमारी दुकान खोल के, तो पता लगा बदमाश मुदमुश बैठे हैं, कब्जा किए बैठे हैं, गोलियां बंदूकें सब रखे बैठे हैं। अब लड़े कौन उनसे, वो तो गोलियां चला देंगे। तो आपने क्या किया, वकील साहब से बात की, ठीक है, केस फाइल किया, तो कोर्ट कचहरी के खर्चे P&L में आएंगे। लेकिन कोई आपके घर पे कब्जा करना चाहता है, तो वकील किया, वो खर्चा आएगा P&L में, नहीं, वो घर का पर्सनल है। लेकिन दुकान की कार कब्जा करना चाहता है कोई, कार उठा के भाग गया, कोई कहता है हम नहीं देते, तो वो कार छुड़वाई, आपने खर्चा किया, वकील किया, वो अलाउड है, बिजनेस का खर्चा है। देखो, बिजनेस करोगे ना, वकीलों से दोस्ती बना ही लो, क्योंकि बड़ी ज़रूरत पड़ेगी वकीलों की, क्योंकि आजकल बिजनेस आसान नहीं है, बड़े झगड़े हो गए हैं, तो आपको लोग तंग करेंगे, तो इसलिए तैयारी कर ही लो। लोग जीने तो देंगे नहीं, कोर्ट कचहरी होएगा ही, तो वो खर्चा P&L में आता है। क्लियर, ये चीज कह रहा है। तो आप देखो, ये कह रहा है फ्लक्चुएशन वाला और एडवांस फॉरफिट हो गया वो, या सिक्योरिटी जमा करवाई थी वही ऑर्डर देते वक्त जब्त हो गया, तो ये P&L में अलाउड है। नीचे और बता रहा है, कुछ खर्चे जो P&L में अलाउड नहीं होंगे, कौन से, पर्सनल वाले, जैसे घर के ऊपर कब्जा है वो छुड़वा रहे हो, वो P&L में आएगा नहीं। इंटरेस्ट पुट टू यूज से पहले वाला, असेट को पुट टू यूज से पहले का इंटरेस्ट, क्या वो P&L में आएगा, नहीं, कहां जाएगा, कैपिटलाइज, वो असेट में जुड़ेगा, पढ़ा था ना डेप्रीसिएशन में, असेट में जुड़ेगा। गवर्नमेंट ग्रांट किसी असेट को खरीदने के लिए आई, तो वो थोड़ी P&L में आएगी, वो तो असेट में से माइनस हो जाएगी। मान लो मैंने बिजनेस के लिए एक कार खरीदी 10 लाख रुपए की, उसके नंबर लेते, RTO वगैरह का काम करवाने में 50,000 खर्चा आ गया, कार में ही जोड़ लो, कार कितने की मानी जाएगी, 10.5 लाख, वो खर्चा P&L में नहीं आएगा। हाँ, बीमा जो होता है ना, वो रूटीन का खर्चा है, सर्विस, बीमा, पेट्रोल, डीजल, वो तो आएंगे P&L में, लेकिन कार खरीदने की फॉर्मेलिटी के खर्चे कार में ही जुड़ेंगे, कार की कॉस्ट क्या मान ली जाएगी, ज़्यादा। ऐसी बिजनेस के लिए दुकान खरीद रहे हो, 60 लाख रुपए की दुकान खरीदी बिजनेस के लिए, 60 लाख, बिजनेस के लिए दुकान खरीदी 60 लाख, 60 लाख की दुकान खरीदी बिजनेस के लिए आपने, और उसको खरीदने के लिए रजिस्ट्री का खर्चा 5 लाख लग गया, तो वो खर्चा P&L में आएगा नहीं, ये कहाँ जाएगा, असेट में। यानी वो दुकान बिजनेस की असेट कितने की हो जाएगी, 65 लाख। हाँ, ये खर्चा आ सकता था P&L में, अगर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना आपका बिजनेस होता, फिर तो उससे रिलेटेड ही खर्चा है, फिर ये कहाँ जाता, P&L में आ जाता। सही है, बोलो, कोई डाउट, नीचे बता रहा है, पढ़ लो।
कहता कोई एसेट डैमेज होगी, घर गिर गया, दुकान की कार चोरी होगी, ऐसा है दुकान की कार चोरी हुई तो कैपिटल लॉस है ये। मान लो ब्लॉक सिस्टम याद कर लो, 2 कारें थी आपके पास ब्लॉक में, 3 वाली और 2 लाख वाली, WDV 5 वाली। एक दिन सुबह सुबह दोनों गाड़ी चोरी होगी, कोई बीमा नहीं है, तो ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, तो ये लॉस 5 लाख कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आता है ना, शॉर्ट टर्म लॉस ऐसा। तो बिजनेस की एसेट्स बेचने का फायदा नुकसान कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ेंगे वो। हाँ, दुकान के स्टॉक का नुकसान हो गया, करियाने की दुकान है, करियाने का सामान चोरी हो गया, ये नुकसान P&L में जरूर आ जाएगा। यस, इन्वेस्टमेंट बेचने का फायदा नुकसान कैपिटल गेन के चैप्टर में आएगा। मेरे पास शेयर है, मैं शेयर बेच दूं घाटे में फायदे में, तो ये फायदा नुकसान किस चैप्टर का है? कैपिटल गेन का। मेरे पास गोल्ड है, मैं गोल्ड बेच दूं, फायदा नुकसान किसका है? कैपिटल गेन का। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, प्लॉट बेच दूं, कैपिटल गेन का। हाँ, गोल्ड ज्वेलर है वो बेचे गोल्ड, तो उसकी कौन सी इनकम आएगी? बिजनेस। प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाला प्रॉपर्टी बेचे तो कौन सी इनकम आएगी? बिजनेस, उसकी बात कर रहा है। क्लियर? कैपिटल असेट्स का एडवांस फॉरफिट हो गया तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। बिजनेस का तो कब है एडवांस? कौन सा फॉरफिट हो? जो एडवांस दुकान का स्टॉक परचेज करने के लिए दिया था, बाद में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया आपने और सामने वाले सप्लायर ने वो एडवांस क्या कर लिया? फॉरफिट। तो वो जो एडवांस फॉरफिट है ना, वो P&L में आता है, असेट वाला नहीं। ओके, 4th पॉइंट बहुत अच्छा है। आप कोई वॉयलेशन कर रहे हो, किस चीज का वॉयलेशन? ऐसा नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तान में आदमी हो जो लॉ वायलेट ना करता हो। लॉ इतने बना रखे हैं, कितने बना रखे हैं देखो, लो जगह जगह हर चीज़ का लॉ है। कहता जी चलते हुए थूक भी फेंका कहीं, उसका भी लॉ है, फाइन है। जैसे कि वो पीछे CCTV लेके घूम रहे हो कोई, या रिकॉर्डिंग, भैया हाँ कहीं थूकेगा तो फाइन लगेगा। कहता हेलमेट नहीं डाला तो लगेगा, फाटक बंदा नीचे टपाया तो फाइन लगेगा, पैदल रोड क्रॉस करनी है, जेब्रा क्रॉसिंग से करनी है तो फाइन लगेगा, टबाकू ले नहीं सकते वरना फाइन है, व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं है तो फाइन है, पोल्यूशन कार्ड नहीं है तो फाइन है, म्यूनसिपलिटी की बिल्डिंग बना रहे हो नक्शा पास करवाए बिना नहीं बनानी वरना फाइन है, बड़ा कुछ है। व्हीकल की हेडलाइट हाफ ब्लैक हो वरना फाइन है। क्या 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 फॉलो करोगे? पानी की मोटर सीधा लगाई ना, फाइन है। सीधा पाइप पे पानी की मोटर नहीं लगानी। क्या कहते हैं वो, पहले वो नीचे गड्ढा बना के ना रिजर्वायर, उसमें पानी आने दो सीधा, फिर मोटर लगा के वहाँ से चढ़ो, सीधा नहीं लगानी मोटर, फाइन है। कहाँ कहाँ फाइन नहीं है। और इंडिया में कोई सारे रूल फॉलो करता हो, पता ही नहीं होगा मैं कुछ ब्रीच कर रहा हूँ। वॉयलेशन की ना, आपने लॉ की, कानून तोड़ा और आप पे पेनल्टी लगी, तो वो खर्चा गलत काम करने का है, P&L में नहीं आएगा। जैसे रात के अंधेरे में आपका माल जा रहा था बिना टैक्स के, रात के अंधेरे में अंधेरे वाले काम ही होते हैं, बिना और क्या, बिना टैक्स दिए माल जा रहा था। और ये ना आप इस चीज़ को ना हमारे लोग बुरा नहीं मानते। अब मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने कहा भाई कैसे चल रहा है काम, वो मस्टर्ड ऑयल का काम करते हैं, वो B.Com में पढ़ता था मेरे पास, सरसों के तेल का। मैंने कहा और काम वाम कैसे चल रहा है? क्या बढ़िया चल रहा है जी। वही, मैंने कहा वही चल रहा है? कहना हाँ वही रात वाला काम चल रहा है। मैंने कहा कैसे? क्या वही दिल्ली जाता है माल, 4 टैंक जाते हैं हमारे दिल्ली, 3-4 टैंक जाते हैं। कहता टैक्स भर दें सर, GST भर दें तो हमें बचेगा ही क्या? कुछ नहीं बचेगा। क्या हमारे तो टैंक ऐसे ही जाते हैं, रात को छिप के जाते हैं, कोई एक आधी बार कोई पकड़ ले, रोज का काम है जाने वालों का, तो जान पहचान हो जाती है। ऐसे ही होता है, आप कहीं रोज जो क्रिमिनल नहीं होते थाने में रोज घूमते हैं, पुलिस वालों से दोस्ती होती है, इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, वो क्यों? जान पहचान होगी उनकी, कैसा क्रिमिनल कैसा पुलिस। जज और एडवोकेट की भी दोस्ती हो जाती है, रोज तो इकट्ठे वहीं बैठना है, क्या एडवोकेट क्या जज, ऐसे ही हो जाता है। आप किसी मंदिर में दर्शन पे जाते हो रोज, तो आपकी तो भगवान से भी दोस्ती हो जाएगी वैसे तो, और वो पुजारी बैठे उससे तो हो ही जाएगी। उसको सीधा फ़ोन लगा दे, हाँ भाई रश है क्या? क्या नहीं भाजी आ जाओ दर्शन करा देंगे। ऐसे ही है, कई बार लोगों की जान पहचान होती है क्योंकि रोज़ जाने वाले हैं। माता वैष्णो देवी जाना था एक बार, मैंने कहा यार अप्पा तो बहुत कभी कई सालों बाद, तो कोई स्टूडेंट पढ़ते थे, उसके फादर साहब जैसे हर 15 दिन 20 दिन में जाते हैं यहाँ से, तो उन्होंने मुझे एक बार कहा था भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। वहाँ गए, बच्चे छोटे थे, मैंने उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने आगे मुझे नंबर दिया, तो शॉर्टकट एंट्री पे नंबर पे दर्शन हो गए। उनके रोज़ जाना आना है तो जान पहचान है उनकी। वो कहता है फ़ोन पे मैं तो आपके सारे काम करा दूंगा, यहाँ धर्मशाला कोई होटल ये वो, कहता मेरे को तो बच्चा जानता है जो जाना ही 15 दिन बाद है।
मैंने कहा वो माता जी से तो जान पहचान है ना कहीं, आधे लोग ऐसे ही हैं। एक दोस्त गया एक बार वैष्णो देवी, लाइन बहुत बड़ी थी, हमने कहा लाइन में लगना पड़ेगा दर्शन करने, अब इतनी दूर 2 घंटे लगे 6-4 घंटे लगे। वो कहता है ऐसा यार मैं तो इधर बैठा हूँ साइड में, तुम दर्शन कर लो, मैं तो पहले भी आया हुआ हूँ। क्या मैं तो घूमने आया हूँ। बोलो, हमने कहा यार तू शॉर्टकट कर ले दे के वाले, शॉर्टकट वाले कर ले भी, दर्शन तो कर ले यार। कहना पहले भी आया था मैं तो, तुम कर लो दर्शन। कहता यहाँ बैठा हूँ, आ जाना दर्शन करके। मतलब लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, कहीं घूमने फिरने ही जाते हैं आधी जगह, तो उनका वो कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता है। कई बार होता है, मैं एक आधी बार अकेला ही ड्राइवर लेके चला गया हिली एरिया में, 3-4 जगह जाना था। मैं ड्राइवर को कहा, जानचन वाला था, छोटा ही था 18-19 साल का, मैं कहा यार तू भी माथा टेक ले। कर ना अपने तो रोज़ ही आना जाना होता है। कहता आप ही जाओ। तो यही होता है, इंटरेस्ट की बात हो जाती है। चलो, कानून ना तोड़ना। वैसे तो वो शॉर्टकट दर्शन भी गलत है, जो पैसे दे के शॉर्टकट दर्शन करते हो, भगवान के आगे रिश्वत चल रही है, तो गलत बात है ये। चलो, आजकल कई मंदिरों में तो सिस्टम कर दिया। तिरुपति बालाजी का मंदिर सुना होगा ना, साउथ इंडिया में, इंडिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है, बहुत पैसा आता है वहाँ। उसमें तो पर्ची कट गई, 5,000 रुपये वाली लाइन में लगना है, कि 1,000 रुपये वाली लाइन में लगना है, कि 100 रुपये वाली लाइन में लगना है, कि फ्री वाली में लगना है। वैसे सुना है फ्री वाली तो बंद कर दी उन्होंने, पैसे वाली है, कितने वाली लाइन में लगना है, पर्ची कटाओ, उतने वाली लाइन में लगो, उतने वाले दर्शन करो। भीड़ में लगना है, सस्ते हो जाएंगे। तो वहाँ तो बाकायदा रूल बना दिया भाई, ये ऐसे ऐसे सिस्टम है, बुकिंग करवाओ, पर्ची लो, दर्शन करो। चलो, वैसे तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, माता वैष्णो देवी के दर्शन ऑनलाइन कराते हैं। आप वो साइट है, वो ऑनलाइन दर्शन करा देंगे लाइव, आपको वो रिकॉर्डिंग भेज देंगे, और प्रसाद जो है माथा टेक के जो प्रसाद मिलता है वो आपके घर में आ जाएगा पार्सल, घर बैठे दर्शन कर लो। ये भी एक स्कीम है, ऑनलाइन दर्शन कराते हैं वो। चलो, तो ये कह रहा है कि वॉयलेशन कर लो किसी भी लॉ की, वो गलत है, और पेनल्टी लगी अलाउड होगी नहीं। सुनना, बिजली की चोरी कर रहा था, कहता है एसी तो चलाना है पर बिल नहीं भरना, कुंडी लगा रखी थी, और पकड़ा गया। बिजली बोर्ड का ईमानदार ऑफिसर आ गया, वरना कहाँ मिलते हैं ईमानदार। वो लोग उसे प्यार से अंदर बिठाते हैं, भाऊ जी अंदर आ जाओ। अंदर बिठाया, चाय वाय पिलाई, उसकी जेब में माल डाला, चल भी। कहता ठीक है, कहता जा रहा हूँ, थोड़े दिन बाद हटा लेना, फिर दोबारा कोई दिक्कत ना आए। ऐसे ही चलता है। रेलवे का टीटी किसी को बिना टिकट पकड़ ले तो लोग डरते कहाँ हैं। टीटी कहता हो जी बाबू जी साइड में आ जाओ, उसको थोड़े बहुत पैसे दिए, चलो जी। वो भी कहता है मेरे को भी क्या है। खाली ऐसा हुआ देश का पूरे का करप्शन से, ऐसी हाल है। और आधे लोग, मेरे को एक दोस्त कहता जी मैंने तो बीमा करवाया नहीं आज तक कभी व्हीकल का, किसी का भी। मैंने कहा तू ऐसे ही लिए फिरता है, कोई बाहर भी जाते हैं चलान। कहता जब रोक के साल में एक आधी बार कोई रोकता है 100-200 उसको ही देते हैं। कहता ऐसी 3-3 हज़ार के बीमे करवाओ, कहते 100-200 उनको दे दो, साल में 1-2 बार ही रोकते हैं। कहता क्या ज़रूरत है, ये चीज़ है। तो करप्शन है। पर आप गलत काम करोगे ना, बिजली चोरी कुछ भी, और फाइन लग गया, पेनल्टी लग गई, अलाउड नहीं। एक बात देखो, बिजली की चोरी की पकड़े गए, टैक्स की चोरी की ट्रक पकड़ा गया, फाइन लगा, और 2 दुकानदार, ग्राहक आ नहीं रहा था, बोर हो रहे थे बैठे, एक दूसरे को कहते हैं टाइम पास कैसे करेंगे, ग्राहक नहीं आ रहा। कहता चल आ जाओ बताता हूँ। कहता वो म्यूनसिपलिटी का बल्ब है, पहले तू निशाना लगा फिर मैं लगाता हूँ, देखते हैं सारी गली के कितने तोड़ते हैं। लोग एंजॉयमेंट के लिए भी क्या है, सरकार की प्रॉपर्टी का नुकसान करते रहते हैं, एंजॉयमेंट हो रहा है। फाइन लग गया, पकड़े गए, सीसीटीवी में आ गए, निशाने लगा रहे हैं, बल्ब तोड़ रहे हैं म्यूनसिपलिटी के। क्या ये पेनल्टी P&L में आएगी? गलत काम, रॉन्ग डूइंग P&L में नहीं आएगा। आपकी गली बन गई, सारी गली पक्की होगी, सारी होता ना, सारी गली पक्की होगी, बढ़िया रोड बनेगी कंक्रीट की, फिर याद हो यार मैंने तो कनेक्शन नया लेना था। कहता है अब तो पक्की बन, कोई नहीं कनेक्शन तो लेना ही है। अगले दिन सारी रोड उखाड़ के कनेक्शन ले लेता है। और म्यूनसिपलिटी ने क्या किया, किसी ने कंप्लेंट कर दी भी तू पहले सोया पड़ा था, जब वो बना रहे थे तभी ले लेता कनेक्शन, अब जब बन गई, जब जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, अब तुझे याद आ गया कनेक्शन। ऐसे ही करते हैं हिंदुस्तान में, एक रोड बनाता है दूसरी रोड उखाड़ता है। किसी ने कंप्लेंट कर दी, पेनल्टी लग गई दुकानदार पे, क्या ये P&L में आएगी? नहीं। या फिर क्या आपकी दुकान पे मूवीज़ की कॉपी पकड़ी गई, ऐसा नहीं होता कि दुकानदार बेचते हैं, ये ले नहीं आते लोग, पेन ड्राइव में 20-20 रुपये दे के मूवीज़ ले आते हैं, गलत है वो, क्योंकि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की परमिशन के बिना ऐसे मूवी ले नहीं सकते आप। लेकिन आप कहते कौन रोकेगा, चल रहा है, डुप्लीकेट चीज़ें सारी बिक रही हैं। पकड़े गए दुकानदार के यहाँ नाइकी के डुप्लीकेट शूज़ पकड़े गए। इवन ना बाज़ार में, नाम नहीं लूँगा, बाज़ार में 1-2 दुकानें हैं
शूज़ की, वो पता क्या कहते हैं, बट एक ही बार गया था मैं, बड़ा हैरान हुआ, मुझे ना अलग अलग कंपनी के वो ना खोल के ना कंप्यूटर पे ब्रांड दिखा रहा है, सर ये वाला शूज़ देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो। मैं कितने का है, कर आप पसंद करो बाद में बताऊंगा। दिखाता रहा, बाद में सारों के डुप्लीकेट थे उसके पास। ब्रांड है, ब्रांड खोल के दिखा रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और सबके डुप्लीकेट थे। क्या सर पता ही नहीं लगता ओरिजिनल डुप्लीकेट, मतलब सरेआम लोग डुप्लीकेट चीज़ें बेच। वो सब क्या है, पकड़े जाने पे एक्शन है, अगर पुलिस एक्शन हो जाए। ये रॉन्ग डूइंग कभी P&L में नहीं आएगा। बट अगर पेनल्टी ब्याज टाइप की है, कोई गलत काम नहीं है ऐसा, वो अलाउड है, कंपनसेटरी है। जैसे टेलीफोन या बिजली का बिल भरने में लास्ट डेट निकल गई तो 2-4 दिन लेट हो गए, वो फाइन नहीं लगा देते 150 रुपये। वो कोई रॉन्ग डूइंग है, गलत काम किया आपने? नहीं, वो लेट होने का इंटरेस्ट है या कंपनसेशन है, वो अलाउड है, वो कोई गलत काम नहीं। GST भरने में 4 दिन लेट हो गए तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगा, पेनल्टी ना को फाइन कहो एक तरह से, वो अलाउड है, वो P&L में आएगा। पर कुछ गलत किया, टैक्स चोरी पे पेनल्टी लगी, वो P&L में नहीं आएगी। नीचे क्या कर रहा है देखो, कह रहा है इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर बाय अ ट्रेड प्रोफेशन और बिजनेस एसोसिएशन। ऐसा है, एक ना मार्केट में एक नया कंसेप्ट चल रहा है। क्या करते हैं, जैसे जिम बना लिया किसी ने, हेल्थ क्लब का नाम रख लेते हैं ना, XYZ हेल्थ क्लब। वो ड्रामा क्या करते हैं, वो ना मेंबरशिप कार्ड बना देते हैं जिम का, बस उसमें सारा साल जब मर्जी आओ जाओ मेंबर बन गए। वो पता क्या दिखाते हैं, वो कहते हैं जी ये सर हमारे ग्राहक थोड़ी हैं सर, मालिक है ये भी, मेंबर है हमारी एसोसिएशन के, इनसे जो पैसे ले रहे हैं वो मेंबरशिप के ले रहे हैं, ये ग्राहक नहीं है। ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। अगर आपको किसी एसोसिएशन को इस तरह से कुछ आता है, अपने मेंबर से सर्विस दे रहे हो, पैसे ले रहे हो, तो ये भी क्या आपका बिजनेस है ना। कई क्लब्स के अंदर रेस्टोरेंट बना होता है, वो अपने मेंबर को खाना देते नहीं क्या। अब सिरसा क्लब है यहाँ पे लोकल, वहाँ पे क्या कुछ मर्जी वेज नॉन वेज ड्रिंक कर लो, चाहे कुछ भी, सब कुछ अवेलेबल है, पैसा दो सामान लो। तो वो क्या बिजनेस नहीं है, रेस्टोरेंट की इनकम नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। वो अपने कह रहे हैं जी हम तो मेंबर को दे रहे हैं, पर फ्री दे रहे हो क्या, पैसे ले रहे हो ना, हेल्थ क्लब में भी पैसे ले रहे हो ना, तो ये सेल ही है और इस पे बिजनेस इनकम आएगी। सेकंड बॉक्स में कहता है कोई कंपनसेशन मिला, मल्टीलैटरल फंड बना हुआ है मॉन्ट्रियल बड़ा ना ठंडा एरिया है ये, कनाडा में उधर सुनते हो मॉन्ट्रियल लोग जाते हैं। मॉन्ट्रियल क्या है वहाँ, उसकी क्या खासियत है मॉन्ट्रियल की, सुना आपने? कंफर्म तो नहीं है। मॉन्ट्रियल के कितना पास है अंटार्कटिका, वो जो सबसे ठंडा एरिया है अंटार्कटिका वो है मॉन्ट्रियल के पास, और वो -40 ऐसे टेम्परेचर है। उसके ऊपर ओजोन लेयर में होल हो गया था, सुना हो आपने? उधर उस एरिया में ओजोन में अगर ओजोन का वो होल बढ़ता गया, प्लग ना हुआ तो सूरज मार देगा सबको, इतनी ज़्यादा गर्मी आ जाएगी। तो सरकार ने क्या कहा, वो होल क्यों हो रहा है, और भी जगह खतरा है, पोल्यूशन, कुछ फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल धुआं ऐसा है कि वो ओजोन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सरकारों ने क्या कहा, इंटरनेशनल लेवल पे कंसेंसस करके कि जो ऐसे बिजनेस है उनको रोका जाए, भी तुम ये प्रोडक्ट मत बनाओ, ये वाली रबड़ ना जलाओ, ये ना करो, तो उससे तो नुकसान होगा। अगला कहता है जी सारी दुनिया में मैं ही मिलाऊँ, बाकी सब कुछ करें और मेरे को बंद कर दो, मेरी दाल रोटी का क्या हुआ। कंपनसेशन मिलेगा तुझे, कंपनसेशन मिलेगा इसके बदले में। जो नुकसान होगा बंद करने से वो P&L में डाल दे, और जो कंपनसेशन मिलेगा वो P&L की क्या है, इनकम। तो ऐसा कोई टाई अप है अगर आपका, और आपको कोई पैसा मिल रहा है उस एवज में, तो वो बिजनेस की इनकम होगा। तो ऐसा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कोई, ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ऐसा सामान जो ओजोन लेयर को क्या करता है, डिप्लीट करता है, पतला करता है, कम करता है। तो यूएनओ एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर अग्रीमेंट करके सरकारों को कहते हैं वो इंटरनेशनल लेवल वाले यूएनओ वाले कि तुम अपने इस तरह के लोगों को रोको, और उन लोगों को रोकने के लिए पैसा दो ताकि वो मान जाएं, वो बिजनेस ना करे इस तरह की चीज़ों का। अब गंगा बहुत गंदी हो गई है, गंगा में बहुत ज़्यादा वेस्ट आ गया है, वेस्ट फैक्ट्रियां लग गई और उनके लिए ड्रेनेज सिस्टम है नहीं फैक्ट्रियों के लिए। अब वो फैक्ट्री का गंदा पानी गंगा में बहता है और गंगा बहुत गंदी हो जाती है, शुरू में ही गंदी हो जाती है हरिद्वार के आगे। और ये जो दर्शन करने जाते हैं यमुना वृंदावन वगैरह, वहाँ यमुना पूरी काली गंदी बिल्कुल।
तो बुरा हाल है। अब देखो यहाँ बुरा हाल है, आगे जाके तो क्या हाल होता है गंगा का, बिहार और उधर जाके तो वो स्मेल आती होगी, बहुत बुरा हाल। अब सरकार ने जोर लगा लिया, मोदी सरकार ने गंगा फंड बना दिया, गंगा के लिए उमा भारती नाम की एक मिनिस्ट्री बिठा दी। वो हाथ जोड़ गई, कहती मेरे बस का नहीं है, रिजाइन कर गई। गंगा वहीं की वहीं 8 साल हो गए, सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए। पर फिर सरकार की सोच ही सही नहीं है, सरकार ने पैसा जो है वेस्ट ही कर दिया, लोगों से इकट्ठा कर करके भी उड़ा दिया पैसा, कुछ काम नहीं आया। प्रोग्राम बनाए नहीं ना, सिस्टम क्या होना चाहिए था, जिनकी फैक्ट्रियां उनके लिए कोई ऑप्शन दो, उनको कहीं और शिफ्ट करो, उनका नुकसान पे करो, तो ही वो बंदा कॉम्प्रोमाइज करेगा। अब फ्लाईओवर बनाना है तो लोगों को पैसा दो ना, लोगों का मुंह बंद करो, अगला गरीब कहाँ जाएगा। आपको जी तोड़ तेरी दुकान देते हम कुछ है नहीं, तो वो लड़ाई करेगा, वो धरने पे बैठेगा, कुछ खा के मरेगा आपका नाम लिख के, यही कुछ होगा। तो वही चक्कर है वहाँ, सरकार के पास ऐसा कोई प्रोग्राम है नहीं कि लोगों की फैक्ट्रियाँ उठवा दे। गंगा साफ होती नहीं है, जोर लगा लिया सरकारों ने, 8 साल तो हो गए गंगा गंगा करते करते, अब तो ढिंडोरा पीटना भी बंद कर दिया सरकार ने, गंगा साफ ही नहीं हो रही, वैसे ही वैसे। तो वही चीज़ है कि भाई ऐसे प्रोग्राम लाने चाहिए ओजोन लेयर को बचाने के जैसे हैं, लोगों को पैसा दे दो, लोग वो छोड़। अब सरकार क्या कह रही है, किसानों को चावल उगाने के लिए मतलब लालच है किसान को, चावल लगाता है किसान बजाय कपास लगाने के या कोई और चीज़ लगाने के। क्यों? क्योंकि चावल में उसे कमाई थोड़ी ज़्यादा है, धान लगाता है, लेकिन धान लगाने का सोसाइटी को बड़ा लॉस है, क्योंकि वो जो मोटर चलाता है ना ट्यूबवेल, वो इतना बड़ा होल होता है ट्यूबवेल का, जमीन का पानी निकाल निकाल के खेत भरा रहता है। आपको पता होगा जहाँ धान लगता है 1-1 फुट पानी खड़ा होता है खेत में हर वक्त, इतना पानी वो एवोपरेट होके उड़ जाता है, जमीन का पानी नीचे जा रहा है। आने वाली जनरेशन को तो बताएंगे बेटा आज से कई साल पहले ज़मीन में पानी होता था, हम स्कूल में पढ़ते थे, पानी आता था पंप में आता हुआ पानी तो आपने भी नहीं देखा होगा, हमने तो फिर भी देखा थोड़ा बहुत, हैंड पंप से आता है पानी। अब तो वो हैंड पंप किसी नहर नहर के आसपास हो तो चाहे वो ऐसे करके पानी आ जाए, अदरवाइज नहीं आता, मोटरों से ही नहीं आ रहा, 500-500 फुट पानी नीचे हो गया है। आने वाली जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा ज़मीन में पानी खत्म हो जाएगा। तो अब सरकार ने प्रोग्राम चलाया, अच्छी बात है वैसे, सरकार ने कहा धान लगाना बंद कर दो, तेरा नुकसान है पर एकड़ हम दे देंगे। सरकार कहते तू कपास लगा ले, कम पानी में उग जाता है, तेरे ही कपास बिकती है 50,000 रुपये किला और धान बिकता है तेरा 60,000 रुपये किला, तेरा 10,000 रुपये का नुकसान है। सरकार कहती तू कपास लगा, 10,000 रुपये तेरे को फ्री में देंगे। इससे किसान राजी हो जाएगा, क्योंकि उसे है मेरा नुकसान नहीं होगा, कपास लगा लेंगे अपना, देश का भी फायदा मेरा भी। समझ आया ना? ये पराली जलाते हैं किसान, जलाते हैं ना, कितना पोल्यूशन होता है सर्दी में। अब ये जब नवंबर में कितना बुरा हाल होता है, सारे जगह धुआं पोल्यूशन, दिल्ली और हाहाकार मच जाता है, इतना पोल्यूशन। प्रॉब्लम यही है कि वो किसान कहता है मैं इसको करूं क्या, इसको काट के फेंकूंगा, जानवर भी नहीं खाते, वो चावल वाला होता है ना पराली, वो जानवर नहीं खाते, ये कनक वाली खा लेते हैं जो कनक वीट में होती है। किसान कहता है मैं इसको फेंकूंगा, इसको काटने का खर्चा, फिर इसको फेंकूंगा, ये दिक्कत, तो मेरा तो नुकसान है। या तो सरकार का कुछ हमें कंपनसेट कर दे, हम आग नहीं लगाएंगे। तो कुछ सरकारें कोशिश कर रही हैं कि आप आग ना लगाओ, तुम्हारी ये पराली जो वेस्ट है हम ले जाएंगे, तुम्हें पैसे भी देंगे इसके बदले में, इस बहाने वो आग नहीं लगाएंगे। तो ऐसे प्रोग्राम हैं बड़े तरह के, तो अच्छे भी हैं। ओजोन वाला भी ऐसा है, अगर आपको कोई बिजनेस बंद करने के एवज में कुछ मिला तो वो आपकी बिजनेस की इनकम है। अगला टॉपिक मैं पहले बता चुका हूं, ये 2-3 इनकम ऐसी हैं कि बिजनेस की होते हुए भी बिजनेस की नहीं मानी जाती। कौन कौन सी? जैसे प्रॉपर्टी किराए पे देने का काम है आपका, तब भी ये इनकम किसकी है? हाउस प्रॉपर्टी। बट एक्सेप्शन, होटल है या आपकी कंपनी का मॉल है या आपके मेमोरेंडम में लिखा है कि कंपनी का काम बिजनेस लेटिंग का है, तो फिर ये कौन सी इनकम होगी? बिजनेस। नॉर्मली मैं अगर 2-3 घर किराए पे दे दूं, दुकानें दे दूं, मेरी कौन सी इनकम होगी? हाउस प्रॉपर्टी। शेयर बेचना खरीदना आपका काम है, तब भी शेयर का डिविडेंड बिजनेस की इनकम नहीं है, अदर सोर्सेज। लॉटरी पत्ते शर्तें लगाना धंधा ही है बंदे का, तब भी वो इनकम किस चैप्टर की होगी? बिजनेस की होनी चाहिए, पर नहीं, किसकी होगी? अदर सोर्सेज। क्लियर? नीचे कह रहा है कुछ और खर्चे, सेक्शन 30 बिजनेस प्रीमाइजेस के खर्चे। हाँ जी, बिजनेस प्रीमाइजेस के कौन से खर्चे हो सकते हैं? सेक्शन 28 तो क्या बताता था? चार्जिंग सेक्शन था, बिजनेस की इनकम क्या है क्या नहीं। 29 कहता था कि सेक्शन 30 से लेके 43D के बीच में सारे प्रोविजन लगाओगे तो बिजनेस की इनकम आएगी। तो सेक्शन 30 कहता है बिजनेस प्रीमाइजेस के खर्चे। हाँ जी, बिजनेस प्रीमाइजेस के कौन से खर्चे हो सकते हैं?
अगर किराए का है तो किराया, अपना है तो क्या रिपेयर, इंश्योरेंस, डेप्रीसिएशन, हाँ दुकान का म्युनिसिपल टैक्स, बिजनेस का खर्च है। किराया तो किराया, रिपेयर, डेप्रीसिएशन, बीमा। सेक्शन 31 कहता है प्लांट एंड मशीनरी के खर्चे। हाँ जी बोलो, प्लांट एंड मशीनरी के कौन से खर्चे हो सकते हैं? अलाउड है। कौन कौन से खर्चे? ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड है। कौन से खर्चे? जैसे कि रिपेयर अगर किराए पे ली, डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस। लेकिन इसको लगाते वक्त ना कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू वाली थ्योरी ना भूल जाना। क्या? मशीन खरीदी बॉम्बे से 10 लाख की, उसे सिरसा लाने का खर्चा 50,000 लग गया, तो क्या ये P&L में आएगा? नहीं, मशीन में कैपिटलाइज होगा। इंटरेस्ट पुट टू यूज से पहले का कैपिटलाइज होगा। इंस्टॉलेशन के खर्चे, मशीन खरीदी, इंस्टॉलेशन के क्या होंगे? कैपिटलाइज होंगे, वो मशीन में ऐड नहीं। हाँ, एक बार मशीन इंस्टॉल करके री इंस्टॉल की तो वो खर्चा क्या है? P&L में अलाउड है, वो रिपेयर में आ जाता है। ठीक समझे? बोलो क्या अलाउड क्या नहीं। एक बात बताना है, केस है इसमें लगा हुआ है। मैंने फ़ौरन से एक मशीन खरीदी, ख़राब आ गई, मतलब ठीक है थोड़े दिन बाद ख़राब होगी। मैंने फ़ौरन वालों को कहा यार मशीन आपकी ख़राब होगी, कहता भेज दो वापस, ठीक करके भेज देते हैं। वो अगले ठीक कर रहे हैं पर मेरे को भेजनी पड़ेगी बायर, फिर आएगी वहाँ से, खर्चा तो लगेगा। क्या ये खर्चा P&L में अलाउड है? यस। क्या मशीन में जोड़ना ठीक है? ना, पहली बार आया था तो मशीन में जोड़ो, दोबारा ठीक होने के लिए जा रहा है तो वो थोड़ी कैपिटलाइज होगा। एसी खराब हो गया, पहले आया था लाने का खर्चा, फिट करने का, सब एसेट्स में जोड़ दिया था एसी में। अब खराब हो गया, उतार के दुकान पे भेजा, उतारने के रेडी पे गया, वो वापस ठीक हो क्या है तो खर्चा हमारा लगा 2,000 रुपये। क्या ये P&L में आएगा? नहीं, आएगा, P&L में आएगा। पहली बार वाला आएगा नहीं, ये आएगा, ये रिपेयर है। समझे? ये रिपेयर है। तो ये बता रहा है क्या मशीन के सेक्शन 31 कहता है ऐसा कोई भी खर्चा जिससे कैपेसिटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। थिएटर वाले ने क्या किया? पुरानी चेयर निकाल के छोटी चेयर लगा दी, थोड़ा स्पेस सेट कर दिया, चेयर 200 की जगह 300 लग गई। अब तो ये खर्चा रेनोवेशन का 50,000 क्या होगा? कैपिटलाइज, थिएटर में जोड़ दो, इससे उसकी कैपेसिटी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ी है। खर्चे को क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखना, वो इंटरेस्ट की बात कर रहा है। 1/4/21 को 10 करोड़ की मशीन खरीदी, 80% लोन है। अच्छा, लोन कितने का बताओ? क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 6। 8 करोड़ का लोन है, 2 करोड़ अपना होगा। मशीन 1 जनवरी 22 यानी 9 महीने बाद पुट टू यूज की, 10% पर एनम इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में लगाना कितना इंटरेस्ट? प्लांट एंड मशीनरी कितने की परचेज की? 10 करोड़। लोन कितना है इसके ऊपर? 80%, कितना? 8 करोड़। इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट अप टू पुट टू यूज। पुट टू यूज कब की? 1 जनवरी 22 को। तो 8 करोड़ का 10% पर एनम, 9 महीने का इंटरेस्ट कितना? 60 लाख। 60 लाख। ये क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज। ये P&L में नहीं आना, कैपिटलाइज्ड। इसके बाद 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 3 महीने का, 9 महीने का 60 है तो 3 महीने का 20, वो आएगा P&L में? आएगा। और ये जो अपना पैसा, जो ये कर्ज लिया है, अपने पैसे पे तो इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जो लोन है 8 करोड़ उसका 9 महीने का इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज होगा, बाकी इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। तो ये बता रहा है 20 लाख रुपए P&L में आएगा। 80 लाख में से साल का 80 लाख बनता है, 8 करोड़ का 10%, 9 महीने का कैपिटलाइज होगा 60 लाख, 20 लाख P&L में आएगा। पढ़ लोगे? सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन भी पढ़ लोगे, चैप्टर ही है पूरा डेप्रीसिएशन का। फिर आएगा अपना साइंटिफिक रिसर्च वाला टॉपिक, जो पिछले चैप्टर में भी थोड़ा रेफरेंस आया था कि रिसर्च के खर्चों का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे देखेंगे।